Good morning, class 11th. We have completed our chapter 1. Now today we'll discuss some case studies of this chapter. First question is, identify the appropriate auxiliaries to trade highlighted in the given cases, given statements. First is, activities concerned with storing goods to facilitate supply to the market at the right time. मार्केट में राइट टाइम पे सप्लाई फैसिलिटेट करने के लिए गुड्स स्टोर करती है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? तो वो एक्टिविटीज़ वेयर हाउसिंग. ओके, वेयर हाउसिंग इज़ द एक्टिविटीज़ which are concerned with storage of goods which and facilitate in supply at the right time. Second is activities concerned with providing finance for various business activities. Finance जो provide करती है वो कौन सी auxiliary to trade में आएगी? तो वो आएगी बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वही हमारा फाइनेंस प्रोवाइड करता है और फाइनेंस और कैपिटल से रिलेटेड जो हिंड्रेंस है उसको रिमूव करता है. ओके, तो सेकेंड आंसर इज बैंकिंग एंड फाइनेंस. थर्ड इज एक्टिविटीज़ अंडरटेकन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिल्ली में प्रोडक्शन हुआ है बट उसकी जो डिमांड है वो अजमेर में है, तो वो दिल्ली से अजमेर तक वो गुड्स कैसे पहुंचेगी? तो वो थ्रू ट्रांसपोर्ट. ओके, सो द आंसर इज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. फोर्थ क्वेश्चन इज एक्टिविटीज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क. अब रिस्क जो है थेफ्ट की हो गई या फायर की हो गई, ठीक है, या और जैसे कोई दूसरी रिस्क हो गई, तो वो उससे कौन सिक्योरिटी या कौन उससे सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है? ऑफ कोर्स इंश्योरेंस कंपनीज. वो प्रीमियम लेती हैं और फिर अगर लॉस अगर होता है तो वो उसको पेमेंट करती है. तो यहाँ पे जो सर्विसेज आएंगी वो आएंगी इंश्योरेंस सर्विसेज. ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटीज़ कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाती है? कौन सी ऐसी ऑक्सिलरी टू ट्रेड है वो सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करवाती है? तो दैट इज़ एडवर्टाइजिंग. ओके, एडवर्टाइजिंग. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. दैट इज, see, I have chosen different questions for you children. So this is for arts convenience. I have given this question second number. Okay, don't just look at this. This question is, classify the following into business, profession and employment. ये आपको अब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा क्योंकि अब हमने इसमें जो डिफरेंस है तीनों में वो कर लिया है. So हरी सेल्स मोबाइल फोन्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर के बिहाफ पे वो अपने मोबाइल फ़ोन्स सेल करता है. तो ये यहाँ पे कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी? ऑफ कोर्स ये जो एक्टिविटी है वो किस में आएगी? एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि वो एम्प्लॉयर के बिहाफ पे मोबाइल फ़ोन सेल करता है. ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट है. अब सेकंड है, इट रिक्वायर्स मिनिमम एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशंस. जो तीनों हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, उससे में सबसे कम जो क्वालिफिकेशन है वो किस में चाहिए होती है? तो वो चाहिए होती है नहीं, मिनिमम एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है. मतलब उसमें उसके बिना वो काम नहीं किया जा सकता. तो वो होगा प्रोफेशन, क्योंकि बिज़नेस में तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती नहीं है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की. ठीक है, ये होती है ये प्रोफेशन. तो ये है प्रोफेशन. सेकेंड वन इज़ प्रोफेशन, फर्स्ट वाज एम्प्लॉयमेंट. अब थर्ड है, अ हॉकर सेल्स टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन आउटसाइड अ फंक्शन. अब जो हॉकर है वो अपने अकॉर्डिंग वो बच्चों को वो टॉयज़ जो है वो सेल आउट कर रहा है, तो वो प्योरली वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहा है. तो हिज एक्टिविटी वुड बी कंसिडर्ड अंडर business activity. Then fourth is, Sanjay is the advocate of high court. अब यहाँ पे जो है संजय एडवोकेट है, वो हाई कोर्ट का एडवोकेट है और वो अपनी एक जो है वो यहाँ पे जो हाई कोर्ट का एडवोकेट है
संजय वो यहाँ पे प्रोफेशन में ही काउंट होगा, क्योंकि अगर वो अगर एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट होना चाहता है तो उसे प्रैक्टिस छोड़नी होगी, ठीक है। फिर वो अपने ऑफिस में वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। और हाई कोर्ट और कोई भी कोर्ट ये कहता है दैट इफ़ एनी लॉयर इज़ प्रोवाइडिंग सच एडवाइजरी सर्विसेज, हिज जॉब वुड कम अंडर प्रोफेशन, नॉट अंडर द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो केस है ये प्रोफेशन में आएगा, ठीक है, प्रोफेशन। और लास्ट क्वेश्चन इज ध्रुव इज़ द मैनेजर ऑफ अ मोबाइल कंपनी। अब मोबाइल कंपनी का जो मैनेजर है वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में आएगा, क्योंकि वो एक मैनेजर है और उसको रेगुलर सैलरीज मिल रही है। ओके, सो क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सी अगर इस तरह की कोई केस स्टडी पैराग्राफ में दी हुई होती है चिल्ड्रन, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले लास्ट वाली लाइन से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए कि पूछा क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम बिगनिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द लास्ट लाइन says that identify and explain the main cause behind the losses in the Ramesh business। losses का जो मेन कॉज है, मतलब बिजनेस रिस्क का जो मेन कॉज है, ठीक है। तो ये जो रिलेटेड है ये बिजनेस रिस्क से रिलेटेड है, ठीक है। हमें एक आइडिया लग गया। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन। रमेश वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड ओन्ड अ डिपार्टमेंटल स्टोर। He was aware of the fact that profit is the reward of risk bearing. So, in order to earn more profits, he opened 2 more departmental stores and employed a team of young staff to look after the stores. Initially, the staff was very sincere and Ramesh earned huge profits from his 3 departmental store. तो इनिशियली तो जो उसका डिपार्टमेंटल जो उसके एम्प्लॉयज़ थे, स्टाफ थे, वो बहुत सिंसियर थे। सॉरी, ये प्रमेश है, ये है ना, ओके, ये रमेश नहीं है। सो स्टाफ की वजह से प्रमेश ने बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स अर्न किए। हाउएवर ओवर द लास्ट 2 years हिज बिजनेस इज़ रनिंग इनटू लॉसेस। बट अब क्या हो गया कि 2 साल से उसके जो बिजनेस है, यानी कि इसका डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो लॉस में जा रहा है। ऑन क्लोज एनालिसिस ही फाउंड दैट हिज स्टाफ वॉज नॉट गिविंग मच अटेंशन टू द कस्टमर्स। मोर ओवर देर वर मैनी केसेस टू एम्बेजलमेंट, मीन्स मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। ओके, फंड में भी बहुत ज़्यादा घपला उन्होंने किया हुआ था बाय द एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ ने उन्होंने जो मिस अप्रोप्रिएशन किया फंड्स में, उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो ये कौन सा कॉज है? एनी गेस? इट इज़ बिकॉज ह्यूमन कॉज, इट इज़ द ह्यूमन कॉज। ओके, सो ह्यूमन कॉज इंक्लूड द चांसेस ऑफ लॉस, ओके, ड्यू टू human resource of the organization. So there may be carelessness, misunderstanding, dishonesty, so all ill intentions, ठीक है। ये सारे जो काम हैं, ये सारे जो रीजंस हैं, ये ह्यूमन कॉजेज़ में आते हैं। यहाँ पे इल इंटेंशन और डिसऑनेस्टी है एम्प्लॉयज़ की, तो ये ह्यूमन कॉज में आएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। 4th क्वेश्चन इज अच्छा, सबसे पहले लास्ट लाइन, अगर पैराग्राफ दिया हुआ है तो गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, स्टेट द फीचर ऑफ बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस की फीचर्स की बात हो रही है, ठीक है। फीचर्स रिकॉल कर लेना बच्चों, विच इज़ बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आते हैं वापस, क्वेश्चन स्टार्टिंग से रीड करते हैं। रितेश एंड हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। रितेश इज़ अ कंसल्टेंट वेयर हितेश इज़ एन आर्किटेक्ट। एक कंसल्टेंट और एक आर्किटेक्ट है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड equal amounts and purchased a building for 2 crores. After a year, they sold for rupees 3 crores and shared the profit. Now, profits equally. Are they doing business? Give reasons in your support. Okay, of your answer. अब ये दोनों ने एक जो बिल्डिंग खरीदी और उसको फिर बाद में 3 करोड़ में उसने बेच, 2 करोड़ में खरीदी और 3 करोड़ में उन्होंने सेल आउट कर दी। तो क्या यहाँ पे वो बिजनेस में काउंट होगा? कौन सा फीचर, अगर होगा तो किस फीचर की वजह से होगा, और अगर नहीं होगा तो किस फीचर की वजह से नहीं होगा? तो यहाँ पे
इनका जो ये एक्ट है ये बिजनेस में काउंट नहीं होगा. इट विल नॉट कंसिडर्ड एज अ बिजनेस बिकॉज दे आर नॉट डूइंग बिजनेस, बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डूइंग सेल एंड परचेज ऑफ लैंड. वो हमेशा से लैंड की सेल और परचेज में इन्वॉल्व नहीं है ऑन अ रेगुलर बेसिस. ऐसा नहीं है वो कि वो रेगुलर बेसिस पे वो काम करते चले आ रहे हैं. तो द फीचर regular basis is missing here. Okay, so this act will not be considered as a business activity. Okay, so here our chapter ends. Hope you would have got all the questions. Okay, God bless you.